आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। अभी मोहसिन नकवी ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या वो तकरीब में खिताब था साथियों से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की बुनियाद पे बढ़ रही है, उसका रोला पड़ा हुआ था। मेरा अंदाजा ये है कि उन्होंने भी बात बढ़ाया करेंगे। जरा पहले आप बात देख लीजिए। एक तो मैं आपको बताऊं उसकी वो साइड है जहाँ पे वो बताते हैं कि हमने इतने ऑपरेशन किए, इतने दहशतगर्द मार दिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के इतने लोग शहीद हो गए। जो सूरत हाल है, बहुत ज्यादा तफसीलात में जाते हैं। इजाफे के हवाले से मोटी बात यह है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासिर ममालिक की बढ़ाते फहरिस्त में सफे अव्वल पर है। कीमत में 44 यानी दुनिया में कोई और ऐसा मुल्क इस खित्ते में तो खास तौर पे नहीं है पेट्रोल की कीमत जो दहशतगर्दी में पाकिस्तान से ज्यादा मुतासिर इस तरीके से पेट्रोलियम इस वक्त दहशतगर्दी की सूरत ये है रोजाना बढ़ाते कि पाकिस्तान के हालात अफगानिस्तान बढ़ गई, 20 इराक बढ़ गई, शाम रोजाना कभी 10 रुपए बढ़ाते हैं, कभी और इस तरह के दीगर जो ममालिक मुतासिर ममालिक हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है, बढ़ाते हैं, कभी या आप सूडान भी समझ लीजिए। तो वो इस पाकिस्तान के हालात उन ममालिक से भी बदतर हैं दहशतगर्दी के मामलात में। तो पाकिस्तान पहले उन्होंने कम आगे बढ़ गया दहशतगर्दी के मामला जब बहुत ज्यादा तो 10 पैसे फैल गए पाकिस्तान और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं तो और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का पूरा ऑपरेटर तरीका रह गया इसमें नाकाम काटने का। कामयाबी होगी तो आज हम काटने की बात इसलिए कर रहा हूं कि मुतासिर ममालिक की फहरिस्त में सबसे आगे ना वो लगभग 80 रुपए से ज्यादा इसके ऊपर बात की तो इस पे वो बहुत डिटेल्स हैं, वो आप पढ़ सकते हैं जाके। टैक्सेस लेंगे जो मोटी बातें हैं मैं आपको बताता हूं प्रोडक्ट के ऊपर डीजीआई की बात कहा कि मोहसिन नकवी ने जो स्टेटमेंट दिया वो उनकी जाती है। आप एक्चुअली मुनाफा कमा रहे हैं पाकिस्तानियों की जेबों पे डाल रहे हैं। नकवी की ना कोई जात है, एक तरीका रह गया है मौजूदा सरकार के पास पैसे इकट्ठे करने का, कोई औकात, बिजली महंगी करो, गैस वो सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ ताल्लुक और जरूरियात की वजह को महंगा कर दें। मिसाल के तौर पे जो लोग गाड़ियों के ऊपर ट्रैवल करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में, वो बने रहते हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा है। बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान में आप ये समझ लें वजीर आजम से ज्यादा पहले वो टैक्स दिया करते थे नकवी के पास है, उनमें 200 सियासी नुक्ता नजर हो या बाकी चीजें हुआ है। आसिम मुनीर की हर जगह पे नुमाइंदगी बाद से लेकर अब तक तो कई जो जगहों उन्होंने कहा वो आसिम मुनीर ने ही कहा तक का और यही समझा हुआ है। अगर मोहसिन नकवी अपने से चार जुमले बोल देता तो नून लीग लितर मार मार तबाह पैसे इकट्ठे करने के वो तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि जो ज़बान किसी और की है, नहीं होते, अल्फाज किसी और के को रिलीफ दिया जाता था और कोशिश की जाती थी कारोबार में से पैसा निकाला जाए। भी नहीं की, कारोबार तो पाकिस्तान में चल नहीं रहा। गवर्नेंस के मामले में कैसे निकाले ने कहा कि गवर्नेंस इंतहाई अहम और संजीदा मौजू है। मैं अभी देख रहा था इंडिया में जो जमूत का शिकार नहीं रह सकती, गवर्नेंस कैसे लानी है, कौन सी इस्लाहत करनी है, जो नई जनरेशन है, नौजवान है, ये फैसला सियासी जमातों और सियासतदानों ने बड़े पैमाने पर निकले हुए हैं। फिर सियासत मांग रहे हैं और रहनुमाओं से दरख्वास्त करता हूं दिन भी फिर राहुल गांधी जो है उनको जिस तरीके से उठा के वहां से निकाला गया, मजीद कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। वो मनाजिर भी सबने देखे, नरेंद्र मोदी के पीआर साहब आप घर के बाहर वो एहतजाज करने के लिए पहुंचे या रहनुमाओं को, और जो नौजवानों के साथ आप एक सरकार मारामारी हुई, हाथापाई हुई, ये सारे मनाजिर हमने नहीं करनी चाहिए। आप लेकिन मजे की बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो चुप करके वहां पे सर जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी का काम है, आप जाए जाके अपना सिक्योरिटी का काम देखें, वहां पे लगातार दहशतगर्दी बढ़ रही है, बजाय इसके कि आप हमारे सवालों के जवाब दें, आप हमें मशवरे दे रहे हैं कि मुल्क कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना। तशद्दुद भी वो नवाज शरीफ खुशखबरी बना कर पेश करते हैं कि जनाब इतने बंदों के साथ खोल दिया गया, इतने बंदों कर देंगे इन्होंने मुल्क कैसे चलाना है। आप मेहरबानी करके सिर्फ अपना काम करें, आपका तशद्दुद के मारे थे। अब कौन होते हैं कि आप मुदाखलत करें, उनका मजाक उड़ाते रहे। आपके मुताबिक शऊर की तारीफ वो आज भारत में नौजवानों के एहतजाज और लाठी चार्ज को दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म करार दे रहे हैं। जो सवाल करता है और वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बयानिया बना रहे हैं और वो कह रहे हैं भारत में इंकलाब आ रहा है, नरेंद्र मोदी उसका रास्ता रोक रहा है, वो कितना जालिम है। जिन्होंने पाकिस्तान में गोलियां चलने को कभी जुल्म नहीं कहा, इसी तरह ईमान बाजारी इंडिया के अंदर लाठी चलने को जुल्म कह रहे हैं। जितने सहाबी जिन्होंने सवाल उठाने की जरूरत की उनके साथ क्या हुआ है, नौजवानों के साथ नहीं उठा सकते वो अपने मुंह से एहतजाज करने वालों के साथ मजबूर हैं पाकिस्तान में रहते हैं। क्या आपके मुंह से तो शऊर वाली बात अच्छी नहीं लगती, किसानों ने बड़ा लंबा एहतजाज किया था, को शऊर दिया जाए और मजीद कंफ्यूज ना किया जाए। लेकिन उनके ऊपर गोलियां नहीं चलाई, उनके बंदे बहुत बड़ी तादाद में नहीं जब आपको ये निशानदेही की जाती है कि सर आप अपना हलफ इसी तरह से तो नौजवानों ने जो एहतजाज किया इसमें एक आदमी शऊर के खिलाफ है ये बात। ये नहीं वहां शऊर है, लोग पाकिस्तानी को होना चाहिए। मेरा एक सवाल ये है, अब गवर्नेंस के कितने लोग अभी तक, कितने नौजवान जबरी तौर पे भारत में गुमशुदा किए गए। तो 900 फैसले करके बिल्ली हज मेरा तीसरा सवाल ये है कि क्या भारत में इंटरनेट बंद कर दिया गया, कैसे चलाना है, सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है। मेरा चौथा सवाल ये है कि कितने नौजवान हैं जिनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करके उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया गया, हज को चले जाएंगे। मेरा पांचवा सवाल ये है कि गद्दारी के कितने सर्टिफिकेट्स बांटे गए और ये कहा गया कि ये सारे नौजवान गद्दार हैं और इनकी दुनिया को बैरूनी साजिश और इस किस्म के बयानिए आज मियां बड़ी शिद्दत के साथ नहीं चल रहे हैं भारत में। पीएमएलएन को खड़े होना चाहिए। मैं सबसे पहले आपका साथ दूंगा, आप आसिम मुनीर को बोले कि आप सियासी मुदाखलत बार-बार यहाँ पे मार्शल लॉ लगा, 4 मरतबा तो यहाँ पे डिक्टेटर आए,
कि अपने चमचों खर्चों के मुंह बंद को पनपने ही नहीं दिया और इन्हें बोलो कि अपनी औकात के भारत की पुलिस नौजवानों पे और अब अपनी डोमेन में वापस जाए, मियां साहब हम सारे आपका साथ देंगे। दुनिया के हर मुल्क में ये होता है अगर आप ये कर दें कि जब हुकूमत अपने आप को खतरे में महसूस करती है, लेकिन अगर आप ये करें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो DGISPR ने ज्यादा सख्त रद्देअमल नहीं दिया, लिमिट तक करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा ऐसी चला देते हैं, गैर इरादी तौर पर इंडियन बयानिए को तकलीफ हिरासत में लिया जाता है, गैर इरादी तौर पर बाद वक्त लाठी चार्ज किया जाता है। वो ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, पाकिस्तान ने जो कहा वो गैर इरादी तौर पर कहा, वो ऐसा कहना नहीं चाहते थे, उन्हें मार्जिन सोशल मीडिया को मुकम्मल तौर पे बंद, लेकिन ऐसा कोई मार्जिन आवाज निकाले उसकी आवाज को दबा दो। इंडिया में इन नौजवानों के घरों पे चादर और चारदीवारी का इस्तेमाल नहीं किया गया। डिजिटल दहशतगर्द है ये जो नौजवान है, घरों को भी पता है इंडियन पुलिस माफी मांगे नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे, बहुत मारेंगे, इनके नामों को भी हम इनको निशाने इबरत बनाएंगे। इंडिया में ये नहीं कहा गया कि तमाम नौजवानों के नाम यूनिवर्सिटी से कटवा दिए जाएं, पाकिस्तान में ये कहा जाता है ना। लेकिन फजलुर रहमान के मामले में जमहूरियत पनप रही है इन एहतजाजों के नतीजे। हालांकि पाकिस्तान तरीके और पाकिस्तान का मीडिया इसको ग्लोरीफाई अटैक नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कभी ऐसी बात कश्मीरी फजलुर रहमान ने जो बात की वो डिबेटेबल है, गद्दार है कि शोहदा की लाशें तो कारगिल में छोड़ के आ गए, गद्दार है, पाकिस्तानी फौज छोड़ के आ गई थी, पठान इंडिया ने पाकिस्तानी फौजियों को वहां अमानतन दफनाया। आजकल मौलाना फजलुर रहमान जो फौजी लाशें वापस भी आई थी वो इंडिया ने दी थी और इंडिया ने रिक्वेस्ट करके दी थी कि भाई आओ और आगे अपनी लाशें ले जाओ। ये बात तो फजलुर रहमान की ठीक है, गलत नहीं है। बलोच तो सारे गद्दार है पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया में और वो फजलुर रहमान ने नहीं बांटे गए। लेकिन ये वाला ताना और इंडिया के मीडिया ने इमरान खान किसी और तरह लिया, फजलुर रहमान ने दिया, लेकिन इमरान खान की बहुत बेइज्जती भी हुई ग्राउंड में। ये पाकिस्तान में भी होगा, इनके जो बड़े-बड़े मफादात जिन लोगों ने खिलाफ खड़ा हो गया फजलुर रहमान जो है वो, क्योंकि पता है जो लोग खुद जालिम बने, अभी जो बोला, जिन लोगों ने मजलूमों का मजाक बन जाएगी, वो लोग तमाशा देखेंगे। के बारे में एक बात, जिन लोगों ने ये कहा कि लोग क्यों नहीं निकलते, लोग डर गए, बुज़दिल हैं, हार्ट स्टेट के बारे में DGISPR का स्टेटमेंट 8 फरवरी को फैसला सुना दिया। DGISPR हार्ट स्टेट के बारे में कहते हैं कि हार्ट स्टेट में कानून सबके लिए बराबर होता है। लोगों के घरों में घुसते हैं, चादर और चारदीवारी का इस्तेमाल करते हैं, खवातीन को नहीं छोड़ते, बच्चों को नहीं छोड़ते, मुनीर लोगों की इज्जत पे बात आ जाती है। तो इतना जुल्म जब होगा तो लोगों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद और DGISPR आकर ये बताते हैं कि और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा होता रहेगा, एक दिन लोग निकल आएंगे नजर में, छोटा ये बांग्लादेश में बराबर होंगे, कोई भी कानून से आहिस्ता जो जेंजी की एक तहरीक है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है। रखने वाले और नौजवान तैयार रहे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिम्मेदारी एक दिन उठानी पड़ेगी। फिर किस चक्कर में ले लिया जनता पार्टी, उसने इंडिया में मुसीबत डाली हुई है। डेफिनेशन देखिए पाकिस्तान के जो कीड़े मकोड़े हैं ये कब खड़े होते हैं, हार्ट स्टेट का मतलब है कानून सबके लिए बराबर मकोड़े हैं ना। मैं अपने फिर आप कहते हैं हम हार्ट स्टेट बना रहे हैं, हम तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की नजर में ले लेते हैं कि जनाब कानून सब पे लागू होगा, मेरे पे लागू नहीं। हमारी उनकी नजर में कोई औकात नहीं है, लेकिन याद रखिए लोगों को बेवकूफ बना हम सब कहते हैं हार्ट स्टेट ला रहे हैं और इस तरह की स्टेट बन जाएगी। मेरे अल्फाज याद रखिएगा, मैं रहूं निकाल देते हैं या ना रहूं कि जनाब हम कोई जुर्म करें तो हमें कोई ना पूछे, पाकिस्तान के कोई और जुर्म करे और आपका ही कब्जा होगा पाकिस्तान के ऊपर, आप ही के फैसले चलेंगे। बलूचिस्तान के हवाले से DGISPR ने कुछ बातें की। मैं आज बोल रहा हूँ, बलूचिस्तान में वो कह रहे हैं जी हम किसी एलीट जब आप ये खुशखबरी मना रहे से कोई बात उस वक्त बहुत देर हो गई नहीं करेंगे या बहुत वक्त कुछ एलीट और सरदार ये चाहते हैं कि 1947 से पहले वाला स्टेटस को बरकरार रहे, पाकिस्तानी राज करेंगे। वो स्टेटस को कोई हमारे कहते हैं गरीब का बच्चा पढ़े लिखे ना, तरक्की ना करे, डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने, वक्त आएगा इंशाल्लाह, फौज में ना जाए, कारोबार ना करे। नाज़रीन मरियम नवाज और नवाज शरीफ मेरा गुलाम रहे, बंदूक उठा के मेरे लिए चलता रहे, वो एक पंडाल था एवरेज, लेकिन DGISPR आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है। सामने से ऐसा लगा जैसे बहुत लोग होंगे। ना बलूचिस्तान में तालीम का काम आपने करना है, ना बलूचिस्तान में हेल्थ का काम आपने करना है, ना बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप करना है, ना वहाँ की इकोनॉमी आपने बेहतर करनी है, ना वहाँ की मादनियात में आपका कोई हिस्सा है। नवाज शरीफ वहाँ की पॉलिसी, वहाँ के अवामी मुंतखब और लोग आपस में बातें कर रहे हैं, लोगों की आप लाके कठपुतलियां बिठा देते हैं, आगे जो चंद सौ तो वो कठपुतलियां यही कर रही हैं, कभी आप सरदारों के साथ मिल जाते हैं, पीछे जो कभी है आप लाके कठपुतलियां बिठा देते हैं, तो बेड़ी गर्क हो गया। डॉक्टर की आपने बात की तो पढ़ी लिखी है ना, वो तो सरदार नहीं है, वो तो एलीट नहीं है, उसका तो बाप कत्ल करके फेंक दिया था, इस्तेमाल किए, मशक़शुदा लाश आ गई थी उसके बाद, इतनी सी रह गई है, तो वो तो इंसानियत की बात करती है, उसको जेल में क्यों डाला हुआ? याद है कि इसका कोई जवाब है आपके पास? परवेज मुशर्रफ के दौर में वो जो बाकी लोग हैं जेलों के अंदर, जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर हैं, जिन्हें जबरी तौर पे लापता किया है, एक बंदे के सीने के साथ दूसरे बंदे की क्या लगी हुई होती थी, सहाफियों को वहां जबरी तौर पे लापता कर दिया जाता है, जो आदमी बोले सवाल उठाए निशानदेही करे उसे वहां पे गायब कर दिया जाता है। सरदारों का सिर्फ बहाना है। जब इन्होंने बयानिया बनाया, सरदार चाह रहे हैं कि हमें स्मगलिंग की इजाजत दी जाए, हम तेल स्मगल करें, हमें परमिट जारी किया जाए, बूट को इज्जत दी, हम जो है यहाँ पे अब तक आप हालत इनकी मंशियात स्मगल करें, हमें परमिट जारी किए जाए, बहुत बड़ा एतराफ किया स्टेटमेंट उनका ये है कि परमिट
प्रॉपर्ट होते हैं। अगर हम यहाँ पे इलेक्शन जीत जाते हैं तो मैं शाबाश शरीफ से ख्वाहिश का इजहार करूंगा कि वो मुझे वजीर आजम आजाद। दूसरी बात यह है कि जितना बॉर्डर है, एक तो इसमें आप समझो एक तरह का टॉन्ट है कि मुझे वजीर आजम बनाने का काम बनाया नहीं आप लोग, खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान का। दूसरा नवाज शरीफ ने ये बात का एतराफ कर लिया कि अब उनकी फौज बैठी हुई है, तो जहां जहां एतराफ कर दिया कि क्योंकि शहबाज शरीफ उन इलाकों में मैंने खुद आपको तस्वीरें और वीडियोस दिखाई है, मैं वहां पे खुद गया हूं, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बॉर्डर के साथ वो एक पेज पे उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उगी हुई है। लिहाजा फैसले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं या शहबाज शरीफ ने करने हैं, इतना करीब हो रहा है, मेरा जोर नहीं चलता। सामने मोर्चे में फौज बैठी हुई है, एफसी बैठी हुई है, बेबसी का ये नीचे सारी मंशियात लगी हुई है। अगर मैं आजाद कश्मीर का वजीर आजम बनना भी चाहूं या मेरी ये ख्वाहिश भी है आपकी, तो मेरा ये बस में नहीं है, मेरा जोर नहीं चलता। मुझे एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट का जो सबसे बड़ा आदमी है शहबाज शरीफ, ये दोनों मिलकर मुझे कारोबार कर रहे हैं, बना सकते हैं वजीर आजम। मैं खुद नहीं बन सकता। ये काम हो रहा है तो आप 3 दफा वजीर आजम रहने वाले का ये अंजाम, आप खुद ये काम करवा रहे हैं। मुझे बहुत और वो लोग जो जराइम पेश है वो तो सारे लश्कर बना के साथ इलाके का, तो ये छोटे से खित्ते का, छोटे से मुल्क का वजीर आजम बनना चाहता है, पे डाल दें, कभी इस पे डाल दें, कभी इस पे डाल दें। एक और चीज मैंने सोची, अपने गिरबान में झांकना ये खानदान अपने घर से बाहर इक्तिदार देखना नहीं चाहता। आराम से डीजीएसपीआर ने एक स्टेटमेंट दिया, वजीर आजम पाकिस्तान है, बेटी वजीर आला पंजाब हालात हैं, बाकी सारा खानदान एडजस्ट किया हुआ है। नायब वजीर आजम जो है डीजीएसपीआर कहते हैं जी बलूचिस्तान में जानबूझकर बदअमनी का तासुर फैलाने की कोशिश की जा रही है, वहां पे जाके मैं वजीर आजम बन जाऊं। दहशतगर्दी का तासुर फैलाने की कोशिश की जा रही है। दहशतगर्दी इतनी नहीं है, हालात इतने खराब नहीं है जितना तासुर फैलाया जा रहा है। में हिस्सा नहीं देना चाहते, लगता है इन्हीं का खून ऐसा है। हमारे स्टेटमेंट आप जिसे मसलन पे बलूचिस्तान के लोगों के स्टेटमेंट आप छोड़ दें, वहां के सरकारों के स्टेटमेंट आप छोड़ दें, कश्मीर में 50 के करीब लाशें, इंटरनेशनल मीडिया को छोड़ दें, आप सिर्फ जो डाटा है उसके ऊपर बात कर लें कि क्या इससे ज्यादा दहशतगर्दी कहीं और हो रही है। का इजहार किया है, वो पूरी ट्रेन पे कब्जा कर लेते हैं, पूरे शहर को खाली करवा लेते हैं, हर ख्वाहिश जब दिल करता है पुलिस की गाड़ियां छीन लेते हैं, जब दिल करता है बैंक खोलते हैं, वहां से पैसा लेकर चले जाते हैं। तो नाज़रीन, जब दिल करता है जिस सड़क के ऊपर 15 साल गाड़ियां रोक के उन्हें आग लगा देते हैं, 13 साल से जब दिल करता है लोगों को अगवा कर लेते हैं, और पुलिस वालों को भी अगवा करके ले जाते हैं, लेविस वालों को भी अगवा करके ले जाते हैं और उन्हें 2008 के बाद से अगर आप देख लें तो सिक्योरिटी पहुंचती भी नहीं उनकी हिफाजत है पीएमएलएन की। तो अगर इन सारी चीजों को प्लस और माइनस पीटीआई को लगभग 1 साल के लिए हुकूमत जा रही है, ये आईना दिखाया जा उसके रहा बाद है कि वफाकी हुकूमत खत्म हो गई और वहां पे साजिशें शुरू हो गई। इसी तरह तो लगभग जो उन्होंने अपनी हुकूमत एंजॉय की, जो लगता है कि उनके पास वो हुकूमत का सही टाइम था, वो 1 साल था, सवा साल था, उनके बारे में उस दौर के 2 साल टोटल या मिलाकर आप कर लें। इस तरह के लोग जो हैं, लेकिन वो ये स्टेटमेंट दिया करते थे, ऐसे तकरीर करते हैं, वो इसी तरह से बात करते थे जनाब, जैसे वहां पे कभी फैलाई जा रही है नहीं, वहां तो हालात सारे जिस तरह वो मसाइल गिनवाते हैं, ये तो तासुर बनाया जा रहा है, ये भी नहीं बना, वो तो हमारे कंट्रोल में है, वो भी नहीं किया, हमारे भाई हैं, किसने करना था, हम सारे इकट्ठे हैं, इमरान खान को हमें कोई साल मिला नहीं दे सकता, हम जनाब लड़ेंगे, 13-14 साल तो आपके पास ऊपर मुकम्मल कंट्रोल है, और हमेशा से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास सरेंडर हो गया। अगर कश्मीर में एयरपोर्ट्स नहीं है, मोटरवेज नहीं है, सारी सहूलियात नहीं है, जो 38 उनकी डिमांड्स हैं, उनमें ज्यादातर वो हैं जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, उनके लोगों के बारे में, उनकी डेवलपमेंट और तरक्की के बारे में है, और ना पाकिस्तान 2 टुकड़े। अगर वो सब कुछ उन्हें नहीं मिला तो उसके लिए रिस्पांसिबल तो वही जमातें हैं ना जो वहां पे इक़्तिदार में रही हैं। ऐसा लगता है कि आंखें बंद, या आप 1 साल वाले इमरान खान के खाते में डाल देंगे सारा कुछ। तो ये ऐसे तकरीरें कर रहे हैं जैसे अपोजिशन। बिलावल वहां तकरीर करता है, ऐसा लगता है कि बिलावल उन्होंने रियासत में नहीं आ रही, हुकूमत बिलावल की कि जनाब रियासत से वफादार होना चाहिए। जितने अरसे में ये सारा कुछ खेल खेला गया वो बिलावल की हुकूमत ने खेला। बारे में कहा कि जी बड़ा क्लियरली वो बताता है कि ये जो मारकुटाई हुई बिलावल की वफादार रहना है, कलदम करार दिया बिलावल की हुकूमत ने, रियासत से वफादारी होती है, लोगों का कत्लेआम हुआ बिलावल की हुकूमत में, डेफिनेशन है, कुछ तारीफ सरों पे नाम रखा गया बिलावल की हुकूमत में रखा गया। रियासत से वफादारी का फर्ज है, फोर्सेस बुलाई गई, जुल्म और बदअमनी की गई, ये सारा कुछ बिलावल की दौरे हुकूमत में हुआ है। वफादारी का तकाजा ये है कि बिलावल वहां पे बड़ी चालाकी से अपोजिशन लीडर बनने की कोशिश करता है, हुकूमत उसकी है, किसी और को अपोजिशन बनाकर पेश कर रहा है। लोग जनाब जुल्म के खिलाफ बात लोगों को बेवकूफ समझते हैं, कश्मीरी बहुत समझदार है, बड़े लिखे हैं, अपनी रियासत का, उन्हें शऊर भी है, खिलाफ बोलेगा है कि गोली बेवकूफ बनाने आए और कोई चक्कर नहीं। जो मारा जाता है उसकी लाश, अगर कश्मीरियों को अपने वोट से फैसला करने का हक मिल गया तो याद रखिएगा दिलाएं या ये बताएं कि जनाब आपने ये हलफ की खिलाफवर्जी की है जो इनके हालात कर लेते हैं। क्या रियासत में वफादारी सिर्फ एक और पॉलिश है और कुछ नहीं है। फिर एक रेड लाइन इमरान खान साहब की बहनों ने अब जवाब दिया, डीजीआई पहली मर्तबा नौरीन खानम भी आई, ये है कि डीजीआई और जो उनका एक मुतनाज़े बयान है, वो ऐसा लगता है कि नौरीन खान ने सोचा हुआ था कि मैंने प्रेस उसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसके अंदर कोई इतनी खास चीज नहीं थी। तो अलीमा खानम ने कहा कि ऐसा लगा कि नए सूबे बनाने की जो प्लानिंग है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दिमाग की पैदावार है, वो बगैर वीजे के मोदी को पाकिस्तान बुला सकते हैं।
तो बिल्कुल नए सूबे बनने चाहिए, मैं इसका हमायती हूँ। आप नवाज शरीफ की बेटी से पूछें जो बताती बुनियाद के ऊपर छोटे इसको इंडिया से शालें भेजी गई हैं और वहां पे मेरी बहन ने घर में बैठकर बात की थी, वो कोई पब्लिश नहीं किया था। टैक्सेशन का एक तीन औरतें खड़ी हैं जिनमें ये केसेस लगाने लगा के करने का नहीं है। क्या कर लोगे? बाहर ही दोगे ना। पाकिस्तान में अवामी ज्यादा से ज्यादा हम नहीं डरते, हम शहादत कबूल कर लेंगे और वो सारे अपने भाई के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क के लिए खड़े हैं। ये अलीमा खान ने कहा किस किस जगह पे बनाने हैं, किन बुनियादों पे बनाने हैं, और फिर इस फैसले उन्होंने भी एक बात की। देखिए उनका बेटा भी जेल में है, लेकिन ये अवामी बोलना शुरू हो गए। मेरा बेटा मिलिट्री कोर्ट की वजह से जेल में है। ये कलभूषण जिसने हजारों पाकिस्तानियों को मारा, फौज के साथ तो आप कलभूषण जाधव की जनाब, आपको भी अगर इसके अंदर कोई इनपुट देंगे तो आप दे दें, बतौर इदारा आप भी मौजूद हैं। वो कहते नहीं कलभूषण यादव जिसने हजारों पाकिस्तानियों को मारा जाएगी, बाकी उसको अपील का हक दिया गया स्टेट के लिए, लेकिन मेरे बेटे हसन न्याजी को अपील का हक नहीं दिया गया। अब ये बहुत बड़ी ज्यादती है, हुकूमत को करना चाहिए कि हसन न्याजी को अपील का हक नहीं दे रहे, तो डीजीआई और कलभूषण यादव को सारी जो भी अपील का हक दिया जा रहा है। नाज़रीन, एक और चीज मैं आपके सामने रखता हूं, और कश्मीर एहसन इकबाल ने ये दावा कर दिया सबसे लाडला बच्चा है कि क्योंकि ये खबर चली थी और इस खबर में बताया गया था कि जो ऑरेंज ट्रेन होता है कि जो ऑरेंज लाइन है, जिस वक्त एक्चुअली जो स्टेटमेंट दिया था ये शब्द लगातार गिर रही है। आज क्या उन्होंने कहा ये सी पैक के जो पैसे थे उनमें से आपने, तो जब लगातार आजाद कश्मीर में लाशें गिर रही हैं तो फिर आप कैसे ये कह सकते हैं जनाब के मकबूजा? एहसन इकबाल साहब ने कहा जी आपकी इतला के लिए अर्ज लाहौर में कैसा लाडला बच्चा है जिसको लगातार आप मारते चले जा रहे हैं, 100 के करीब, बल्कि वो 100% पंजाब हुकूमत ने अपने पैसों से और बजट से बनाई थी। चैप्टर है पूरा, एहसन इकबाल का झूठ पकड़ा गया और ये लाशें उन्होंने गिनकर बता दी कि ये बंदे यहाँ पे शहीद कर दिए गए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। सबसे पहले तो आप कह रहे हैं अभी वो लाडला बच्चा है, तो कैसा लाडला बच्चा है? कि पाकिस्तान यानी पानी पाकिस्तान का वहां से आता है, बिजली का इंतजाम पाकिस्तान का वहां से होता है, हमारे डैम उन पानियों से भरते हैं, 3 रुपए वो कश्मीर हमारी शारक है किसी वजह से है टेक्निकली, 15 दिन के और बाद आप उन्हें हमेशा ताने देते रहते हैं कि जनाब हमने तुम्हें ये दिया, हमने तुम्हें वो दिया, लेकिन इन्होंने कभी सोचा है कि उन्होंने आपको क्या दिया? उन्होंने आप पे भरोसा किया और आपके साथ शामिल हुए, आपके साथ खड़े हुए, उन्होंने कुर्बानियां दी, 4 दिनों जिन्होंने कुर्बानियां दी, लगातार कीमत बढ़ाते बढ़ाते वो कमांडर फारूक की मिसाल मैंने आपको बताई पिछले व्लॉग्स के अंदर। तो नाज़रीन, आसिम मुनीर की और डीजीआईएसपीआर की बातें सुनकर ना एक बात तो मुझे समझ आई, तो ये इस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा रहे हैं। आपको याद है बढ़ाते हैं तो उन्हें ये खबर नहीं आती कि 30 रुपए बढ़ गई, 20 रुपए बढ़ गई, होता ही रहता है। रोजाना कभी 10 रुपए बढ़ाते हैं, कभी 12 रुपए बढ़ाते हैं, कभी इससे कम या इससे ज्यादा बढ़ाते हैं, कभी 7 रुपए बढ़ाते हैं, कभी 6 रुपए बढ़ाते हैं। हम आपको 4 साल पहले बता रहे थोड़ी थोड़ी करके ये सिस्टम पेट्रोल की कीमत अभी मेरे ख्याल में 6 रुपए और बढ़ाई है। ये निजाम चल ही नहीं, 1 दिन पहले उन्होंने कम की थी, इतनी नफरत के साथ एक दुकान नहीं चल सकती जितनी नफरत से आपने मुल्क चलाने की कोशिश जब बढ़ाते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। बताया था, आज भी बता तो अब ये एक तरीका रह गया पहले ये बात कह चुका था और मैंने आपसे कहा था कि पल्ले मैं जेबें काटने की बात और लिए कर रहा हूं कि नाकाम वसूल की जा रही है, वो ढूंढ रहे हैं कि मलबा 80 रुपए से जायद है। तो ये मलबा डाल के भागने की कोशिश करेंगे। मियां साहब को मेरी गुजारिश है, खड़े हो जाए इनके खिलाफ के ऊपर। इन्होंने आपको ब्लैकमेल किया, में आप लेंगे दीवार के साथ लगाया, केसेस से और इमरान खान से डराया, मुनाफा कमा रहे हैं, पाकिस्तानियों की जेबों पे डाल रहे हैं। आपको बोलना चाहिए कि तुम लोगों ने रह गया है मौजूदा सरकार के पास पैसे इकट्ठे करने का, हमारे खाते ना डालो, ये सारी रकम मियां साहब को खड़े होना चाहिए, खड़े हो जाए कौम और उनका साथ है जिंदगी को महंगा, बहुत सारी चीजें मिसाल के तौर पे जो, और वो मियां साहब को लगेगा कि पहली मर्तबा ट्रैवल करते हैं, लोग उनका खुलकर साथ दे रहे हैं जब वो हक के साथ खड़े, इस बात का अंदाजा है तो वरना नहीं कि जो कम से कम ऐसे खड़े हो जैसे इमरान खान खड़ा है। अभी आप ये देखें ना दिया करते थे बहुत, इमरान खान ने जो आखिरी में 200 की गई कुछ अर्सा पहले वो भी मुस्तरद कर इजाफा हुआ है। इमरान खान साहब ने चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक तो कई जगहों से अस्पताल जाएं, 400% का भी इजाफा हुआ है। टूल टैक्स ज्यादा शोर ना मचाएं, ये पैसा पाकिस्तानियों की जेबों से जा रहा है। अब पैसे इकट्ठे करने के वो तरीके ढूंढे जा रहे हैं। आपने क्या करना है, कैसे करना है, जो माजी में बताएंगे। यानी अच्छे बच्चों की तरह हमारे यानी आवाम को रिलीफ दिया जाता है, कोशिश की जाती थी कारोबार में से पैसा निकाला जाए, और उसके बाद से कारोबार तो पाकिस्तान में चल नहीं रहा, साहब की सेहत पैसा कैसे निकाला जा रहा है कि और झूठ इनकी जुबान के ऊपर। ये 4-5 अलग, मैं अभी देख रहा था इंडिया में जो एहतजाज हो रहा है जिसको जेन ज़ी एहतजाज कहते हैं, अलग अलग जर्नलिस्ट यानी जो के साथ ये बात करते हैं, नई जनरेशन है, नौजवान है, जो स्टूडेंट्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे वो निकले हुए हैं। इमरान खान के ब्लड प्रेशर मांग रहे हैं। पहले दिन भी लड़ाई होती रही, दूसरे दिन भी, फिर राहुल गांधी जो है उनको जिस तरीके से उठा के वहां से निकाला गया, को कुछ ऐसा खिलाया जा रहा है, लीडर है वो मनाजिर भी सबने देखे, नरेंद्र मोदी किया जा रहा है घर के बाहर वो एहतजाज करने के लिए पहुंचे। तो पीटीआई को और जो नौजवानों के साथ की फैमिली को अब मारामारी हुई, हाथापाई हुई, ये सारे मनाजिर हमने देखे।
जितनी कोशिश लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर वो सहाफी 75 अरब डॉलर जो पाकिस्तान में डी चौक का कत्लेआम और आसिम मुनीर के कत्लेआम मोहसिन नकवी ने बताया कश्मीरियों का कत्लेआम जितने अरसे में आसिम इन मुनीर सारी ने चीजों को जो सहाफी जस्टिफाई करते रहे, उतने अरसे में इंसानों पर बदतरीन तशद्दुद चले गए को खुशखबरी बना कर पेश करते रहे कि जनाब इतने बंदों के सर खोल दिए गए, इतने बंदों की तबीयत साफ कर दी गई मुजफ्फराबाद और जनाब ये किया गया। जो लोग बेचारे तशद्दुद के मारे थे, जो जख्मी थे, उनका मजाक उड़ाते रहे, ये सड़कें बंद कर दी। वो आज भारत में नौजवानों के एहतजाज और लाठी चार्ज को दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म करार दे रहे हैं। कोर्ट वाले भाइयों को और वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बयानिया बना रहे हैं और वो कह रहे हैं भारत में इंकलाब आ रहा है, नरेंद्र मोदी इसका रास्ता रोक रहा है, वो कितना जालिम है। जिन्होंने पाकिस्तान में गोलियां चलने को कभी जुल्म नहीं कहा, लाहौर में जो लोग निकले वो इंडिया के अंदर लाठी चलने को जुल्म कह रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में और भारत में जो डीलिंग है नौजवानों के साथ कर दिया गया या एहतजाज करने वालों के साथ, मैं कश्मीर की बेटी को कहता मैं कश्मीर का बेटा हूं, क्या मुख्तलिफ है। तो जो कश्मीर के अंदर उनको गोलियां मार रहे हैं, बड़ा लंबा एहतजाज किया था इंडिया में, बहुत भरपूर जो असल कश्मीरी है वो दहशतगर्द बना दिए, लेकिन उनके ऊपर गोलियां नहीं चलाई गई, उनके बंदे बहुत बड़ी तादाद में नहीं मारे गए। कहता जी मैं कश्मीर का बेटा हूं, इसी तरह से वो सारे दहशत नौजवानों ने जो एहतजाज किया इसमें एक आदमी को भी गोली नहीं लगी। यानी वहां कितने लोग गोलियों से भून दिए गए। मेरा एक सवाल ये है, कितने लोग अभी तक, कितने नौजवान जबरी तौर पे भारत में गुमशुदा किए गए। मेरा दूसरा सवाल ये है। मेरा तीसरा सवाल ये है कि क्या भारत में इंटरनेट बंद कर दिया गया, भारत में सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया। मेरा चौथा सवाल ये है कि कितने नौजवान हैं जिनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करके उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया गया। मेरा पांचवा सवाल ये है कि गद्दारी के कितने सर्टिफिकेट्स बांटे गए और ये कहा गया कि ये सारे नौजवान गद्दार हैं और इनकी डोरियां को बैरूनी साजिश और ये वो इस किस्म के बयानिए को बड़ी शिद्दत के साथ नहीं चल रहे भारत में। यानी मुझे हैरत होती है कि पाकिस्तान ने कुछ भी जमहूरियत नहीं सीखी, बार बार यहाँ पे मार्शल लॉ लगा, 4 मरतबा तो यहाँ पे डिक्टेटर्स आए, तो उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत को पनपने ही नहीं दिया। आज भारत की पुलिस नौजवानों पे लाठी जरूर चलाती है, तो यूरोप में भी चलाते हैं। दुनिया के हर मुल्क में ये होता है कि जब हुकूमत अपने आप को खतरे में महसूस करती है, या लगता है कि नौजवान या अवाम कोई लाइन क्रॉस कर रहे हैं, तो वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं, और कितना लेकिन एक लिमिट तक करते हैं। आंसू गैस चला देते हैं, धक्के देते हैं, बाज़ औक़ात लोगों को कुछ देर के लिए